मॉर्निंग क्लास सेवेंथ एसएसटी में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर थर्ड कर रहे हैं, जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इससे पहले वाले लेसन्स में हमने किया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, किया है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किया है। अब हमारा रहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हम आज करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है आपको मैंने बताया था क्या होता है। अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगी एज आई ऑलवेज डू। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार होता है जो इंडिया के सिटीजन्स को मिला है। किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इंडिया के संविधान ने दिया है। और कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपको याद होगा, आपको पता है, तो मेरे साथ आप रिपीट भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए, इंडिया के सिटीजन्स को दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग से में हमने देखा भी था कि अलग अलग उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया था, जब आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तब लोगों को पहले जो है क्या मिला? पॉलिटिकल फ्रीडम मिला। अब ये देश जो है, कंट्री जो है, अब इंडियंस उसको चला सकते हैं, उस पर उसको रूल कर सकते हैं, उस पर गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को राइट टू वोट दिया, वोट देने का हक लोगों को दिया, है ना। अब जो है उस टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, जिन्होंने संविधान बनाया, उनको ये अच्छे से पता था कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना जो है काफ़ी नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो है इंडिया के सोसाइटी में बहुत सारे कमियां थे, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ थे। ठीक है, लोग अमीर गरीब में डिवाइड हो गया हुआ था, कोई बहुत अमीर थे, कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होना, कास्ट को लेकर, कलर को लेकर, रिलीजन को लेकर। ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थे, इलिटरेसी, पढ़ना लिखना नहीं आता था कोई। ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थे, बेरोज़गारी। जब ये सारा ख़त्म होगा तभी आएगा, क्या आएगा? प्रॉस्पेरिटी आएंगे, तभी सक्सेस होगा, तभी हम जीत जाएंगे, है ना। तो ये सारा जो है इनको दूर करना, इनको ख़त्म करना जो है ज़रूरी है। तो इसलिए इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? इंडिया के गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस दिया, सुझाव दिया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, कुछ पीस ऑफ एडवाइस दिया। ठीक है, उसी को कहते हैं क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, किसको? इंडिया के गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाते हो, जब भी कोई कानून बनाते हो, तो तब जो है इन गाइडलाइंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो, पॉवर्टी ख़त्म हो, इलिटरेसी ख़त्म हो, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो। इसलिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का सुझाव दिया। समझ में आया? तो ये उसमें क्या क्या होता है ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था, इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और
फंडामेंटल राइट्स दोनों जो है सेम नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अगर हमें नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसके खिलाफ जो है हम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसको कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इट्स ओनली अ गाइडलाइंस। ठीक है, डायरेक्शन, ओनली अ डायरेक्शन। नाउ टुडे वी विल डू फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। सुनो, जब इंडिया का संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है? ड्यूटीज़ मतलब कर्तव्य, मूल कर्तव्य, कर्तव्य होता है जो ड्यूटीज़ कहते हैं, जिसको ड्यूटीज़ कहते हैं वो। ठीक है, अब जब संविधान बना था इंडिया का, कब? 1950 में। तब जो है फंडामेंटल, उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जिक्र नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें नहीं डाला गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ, इंडिया के गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स तो लोगों को मिल जाता है, उसके खिलाफ तो लोग कोर्ट तक चले जाते हैं, मगर लोगों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति। ठीक है, तो ये ज़रूरत महसूस करके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ चेंजेस लाया, अमेंडमेंट यानी चेंजेस लाए, छोटे चेंज लाए। वो कब? 1976 में लाया, और 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इंक्लूड किया। समझ में आया है ना? जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट 4A में है ये क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़। ए लगा है तो इट मीन्स ये बाद में आया है, अमेंडमेंट के साथ आया है, यानी कि चेंजेस आया है, उसके साथ जो है इंक्लूड किया हुआ है। समझ में आया ना? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है मूल कर्तव्य, जो बात इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में आया, बाद में इंट्रोड्यूस किया। कब? 1976 में, क्योंकि गवर्नमेंट को, इंडिया के गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि फंडामेंटल राइट्स अगर लोगों को मिल रहा है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होना चाहिए, जो किसका ड्यूटीज़ बनता है? सिटीजन्स का ड्यूटीज़ बनता है, लोगों का ड्यूटीज़ बनता है। किसके प्रति? अपने देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति। वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए। तो उन्होंने 1976 में चेंजेस लाया कॉन्स्टिट्यूशन में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उसमें इंक्लूड कर दिया, डाल दिया। समझ में आया? उसको वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। कुछ चेंजेस लाया और उसमें क्या लाया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया। अब ये ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51A में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल, अब उस टाइम जो है कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड किए? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो डाला गया, मगर अभी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? 11 है। ठीक है, जब पहले 1950 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड किया, तब सिर्फ कितने ड्यूटीज़ थे? सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे 10। ठीक है, और वो 10 क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोला है, उनका आदर्श करें। ठीक है, उनको माने,
और हमारे जो नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है उसको रेस्पेक्ट करें। जब हम अपने ऐसे सुबह हमारा असेंबली होता है ना, मॉर्निंग असेंबली होता है, जब नेशनल एंथम पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट खड़े हो जाता है ना। तो हाँ, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, नेशनल एंथम को हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो रेस्पेक्ट करना जो है हमारा ड्यूटीज़ बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। नंबर 2, to cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom। आज़ादी मिला 1947 में। ये आज़ादी जो है ऐसे ही नहीं मिला, वो लोग अपने मर्ज़ी से, अंग्रेज़ लोग अपने मर्ज़ी से चलो जी हम वापस जा रहे हैं, अब लोग अपने देश को संभालो करके टाटा बाय करके वो लोग नहीं गए। उसके लिए, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, ठीक है। अब जो स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल क्यों करेंगे, वो तब करेंगे जब वो अपने देश के लिए उसमें देश के प्रति जो है उनका भावना होगा, ठीक है। अब जो वो उन्होंने जो किया हुआ है उन भावनाओं को हमें भी फॉलो करना चाहिए। जितने लोगों की उसमें जान गए, जितने लोगों ने उसमें इतना स्ट्रगल करके आज़ादी मिला है, उन लोगों के आइडियल्स को अभी भी हमें, ऐसे आइडियल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। देशभक्ति की जो भावनाएं हैं, जो उनमें था, जिसकी वजह से उन्होंने आज़ादी लाए थे, उसी देशभक्ति की भावनाएं जो है हमें अपने आप में जगाना चाहिए, ठीक है। उन देशभक्तियों को फॉलो करना चाहिए, उनको। समझ में आया। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया जो है, जो सवरन है, यानी कि जो आज़ाद है, हम में यूनिटी है, इंटीग्रिटी और यूनिटी जो है एकता हो गया, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करके बचाना है अब ये इसको, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री, नंबर 4 पे है, टू डिफेंड द कंट्री। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने कंट्री को, अपने देश को बचाएं। समझ में आया। नंबर 5 ड्यूटीज़ है, टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। भाईचारा के भावनाओं को इनकरेज करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। नंबर 6 पे है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग लोग रहे हैं, अलग अलग राजाओं ने रूल किया है। तो इसलिए जो हमारे जो कल्चर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। उसको बचाना चाहिए, अपने धरोहर को बचाना चाहिए, भारत की धरोहर को जो है वो बचाना चाहिए। 7, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसको अच्छा करना चाहिए, ना कि उसको गंदा, ठीक है। वो हमारा क्या ये पर्यावरण को बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको अच्छा करना जो है ये हमारा ड्यूटीज़ बनता है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अपने आप में क्या लाना चाहिए कि जैसे कि वो वाला मैनर्स लाना चाहिए, जो क्वेश्चनिंग करते हो, जो ऑब्जर्विंग, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना, रियलिटी को ऑब्जर्व कर लेना, टेस्टिंग करना जो है, ये सारे जो क्वालिटीज़ जो है वो हमें अपने आप में डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी हो रहा है उसको अंधाधुंध हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ है तो है, नहीं तो नहीं है, बस
उसके बारे में इंक्वायरी करो, उसके बारे में अपने आप में क्वेश्चनिंग करो, रियलिटी क्या है उसको ऑब्जर्व करो। ये जो क्वालिटीज़ जो है वो हमें अपने आप में डेवलप करना चाहिए, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए, ना कि उसको तोड़ना चाहिए। जैसे कि स्कूल्स हो गए, रोड हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इस तरह से बहुत सारे हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि उसको तोड़ देते हैं, नहीं, उसको बचाना चाहिए, उसको सेफगार्ड करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए, ठीक है। अब नंबर 10 पे आता है, जो ड्यूटीज़ आता है वो है टू स्टर्व टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं, या चाहे प्राइवेट काम करते हो या चाहे गवर्नमेंट करते हो, तो उसमें क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को ज़्यादा आगे, खुद को आगे बढ़ना चाहिए, बुलंदियों को छूना चाहिए, ऊंचाइयों को छूना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। अगर एक इंसान तरक्की करेंगे, 2 इंसान तरक्की करेंगे, तो फिर क्या होगा, जब हम तरक्की करेंगे तो सोसाइटी तरक्की हो जाएंगे, जब सोसाइटी तरक्की करेंगे तो फिर एक देश तरक्की करेंगे, है ना। तो ये हमारा ड्यूटी बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बुलंदियों को छुए, हम ऊंचाइयों को छुए, हम हर फील्ड में एक्सीलेंस करें, अच्छा करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। ताकि अगर हम एक्सीलेंस करेंगे, हम अच्छा करेंगे, तो देश अच्छा होगा, है ना। ये सारा जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मूल कर्तव्य है, जो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कब, 1976 में। और ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो इंडिया के हर सिटीजन्स पे लागू है। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं तो उसके बदले में हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना, हमारा भी देश के प्रति कुछ फ़र्ज़ बनता है जो करना चाहिए। समझ में आया? These are 10 fundamental duties. We have some same rights. जैसे कि राइट्स हम we have some rights, हमें कुछ राइट्स मिल रहे हैं, और उसके बदले में हमें कुछ ड्यूटीज़ भी जो है वो निभानी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है हमारे भी होनी चाहिए देश के प्रति या दूसरों के प्रति। समझ में आया? तो ये होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब क्या हुआ 2002 में ये आपके बुक में नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2002 में वो एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर लिया, है ना। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो तब तो सिर्फ 10 ही थे। फिर 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड किया था, वो है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11वीं, ठीक है। और इसमें क्या बताया हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनो। It is the duty of all parents and guardians to send their children in the age of 6 to 14 group into school. ये हर पेरेंट्स का या हर गार्जियंस का ड्यूटी बनता है कि वो अपना बच्चा जो 6 से लेके 14 ईयर्स के बीच में होता है उनको पढ़ने का मौका दे, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है। समझ में आया? ये है 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में ऐड किया था 2002 में। समझ में आया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है वो समझ में आ गया आप लोगों के, है ना। तो ये आज हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा तीनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्लास में इसके एक्सरसाइज हम करेंगे। अभी जो भी है जो एक्सरसाइज है आप पहले खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू।